नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों के यूपी पीसीएस मेंस 2019 और 20 के लिए आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में अभी तक हम लोगों ने 67 पार्ट तक देख लिए थे। आज हम लोग 68वां पार्ट देखेंगे। 68वें पार्ट में जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका बीईओ वाले एग्ज़ाम के लिए, यूपी पीसीएस मेंस मुख्य परीक्षा 2019 और 20 के लिए। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है, ठीक है, तो सारी चीज़ों को आज का जो 2 प्रश्न हैं उनको आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। आज का जो प्रश्न है पेपर थर्ड का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 135 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को लिखना है। ठीक है, इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों का पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है 2019 मेंस का और मेंस 2020 का, सबके अलग अलग चल रहे हैं। बीईओ मेंस का भी चल चुका है बैच। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बीईओ मेंस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, सारी चीज़ें, समसामयिक घटनाएं, सारी चीज़ों से संबंधित चीज़ें आएंगी, प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो उसका भी बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग भी अपना ज्वाइन करना चाहते हैं देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो नंबर है आप 9140085178 पर, यह नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, ज़्यादा लेट ना करते हुए आज का जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं। पेपर थर्ड का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 135 है और 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। देखिए, लिखने से पहले जैसे कुछ सावधानियां ध्यान में रखनी है कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं तो आपका उत्तर और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। आपकी हैंडराइटिंग अगर अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। जो उत्तर लिखते हैं उसको आप लोगों को क्या करना है कि एक लयबद्धता के साथ में लिखना है और डेटा है, डायग्राम है, इन सारी चीज़ों का भी प्रयोग करना है आप लोगों को। ठीक है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, आज का प्रश्न देख लेते हैं, पेपर थर्ड का है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, सारी चीज़ों को, उत्तर प्रदेश की सारी चीज़ों को, हर एक डायमेंशन को आप लोगों को कवर करना है। देखिए, विकास या डेवलपमेंट के मामले में कौन कौन सी चीज़ें उत्तर प्रदेश में हुई हैं, जो थर्ड पेपर का उत्तर प्रदेश स्पेशल है तो उसमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बीईओ मेंस में भी उत्तर प्रदेश स्पेशल है, तो सारी की सारी चीज़ें लगभग वही सेम है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है वो भी कृषि प्रधान एक राज्य है और इस राज्य में लगभग 66% जो लोग हैं वो कृषि में नियोजित हैं, मतलब कृषि में कार्य करते रहते हैं, उसी से अपनी जीविका आय अर्जन करते हैं, जीविकोपार्जन करते हैं और उसी से अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, कृषि क्षेत्र की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र का जो विकास में योगदान है, जो राज्य जीडीपी में योगदान है और सेंटर की जीडीपी में जो योगदान है वह निरंतर कम होता चला जा रहा है, निरंतर घट रहा है। सर्विस सेक्टर जो है, सेवा क्षेत्र जो है, उसका योगदान निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन उद्योग क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। तो ऐसी स्थितियां हमें देखने को मिलती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देखिए उद्योग बंधुओं की स्थापना की जा रही है और ये सेंटर्स जो होते हैं तो इनके माध्यम से जो उद्योगों से संबंधित, उद्योग स्थापना से संबंधित जो चीज़ें, मार्गदर्शन है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो उद्योग बंधु योजना भी स्टार्ट की गई है और प्रदेश से निर्यात के लिए, ठीक है, बहुत सारे सेंटर्स, आर्थिक जोनों की स्थापना की गई है। कि जैसे आर्थिक जोनों की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो जैसे नोएडा है, कानपुर है, भदोही है। जैसे नोएडा है तो सॉफ्टवेयर के चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ पर ये सारे कार्य होते हैं। कानपुर में चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भदोही हो गया कालीन के लिए, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों का विकास किया गया है। ठीक है, आर्थिक जोनों के रूप में विभाजित किया गया है। कानपुर में जैसे हम लोग बात करते हैं तो चमड़ा उद्योग के साथ में आगरा में भी चमड़ा उद्योग, चर्म का काम किया जाता है। कानपुर में भी सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई है। हमारे यहाँ विकास की जब बात करते हैं तो जो एक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट का एक्सचेंज भी कानपुर में ही है, तो विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देता है। और भी अन्य चीज़ें हैं। आगरा है, आगरा में जैसे चर्म
संवर्धन केंद्र भी बनाया गया है। ये सारी चीज़ें हैं। अब उद्योगों के विकास के लिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है क्या क्या कार्य कर रही है, क्या क्या चीज़ें आर्थिक विकास किस तरीके से कर रही है, कि जैसे लघु उद्योग औद्योगिक विकास इकाइयों का निर्माण कर रही है, स्थापना कर रही है, जिससे लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सके, जिससे छोटे छोटे उद्योग जो होते हैं घरेलू और जो ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से लगाए जा सकते हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से चीज़ों को अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। और उसके साथ में पशुपालन हो गया और कुक्कुट पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, हर तरीके के जो छोटे छोटे व्यवसाय जो होते हैं उनके लिए फ़ंड प्रोवाइड करती है आपका स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इसके साथ में क्या है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनको रोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है, रोजगार दिया जा रहा है। अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर लेते हैं तो देखिए कृषि प्रधान राज्य है हमारा और कृषि की गतिविधियां अधिक से अधिक होती हैं। गन्ने का उत्पादन हमारे यहाँ हो गया, गेहूं का, चावल का, ये सारी चीज़ें, चना हो गया, दालें हो गई, हर एक चीज़ का उत्पादन किया जाता है। और सिंचाई के मामले में देखिए तो सिंचाई जो है मैक्सिमम जो उत्तर प्रदेश में है वो नलकूपों के माध्यम से की जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम किससे की जाती है? नलकूपों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से। जैसे नलकूप के अलावा भी क्या है, नहरें हैं, जैसे गंगा है, गंगा से छोटी छोटी नदियाँ काट के जो नहरें हैं, नहरों को निकाला गया है, नहरों को और भी कई नदियों से काटकर छोटी छोटी नहरों को निकाला जाता है। फिर नहरों को दोबारा एक उप विभाजन किया जाता है, छोटे छोटे बम्बों या जो भी पानी को निकालने के लिए मार्ग बनाए जाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं, ठीक है। अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। अब देखिए विद्युत पारेषण में, जैसे देखिए कोई भी एग्रीकल्चर कार्य है उसमें भी आपको विद्युत की कहीं ना कहीं आवश्यकता पड़ेगी। तो विद्युत पारेषण, विद्युत वितरण जो संस्थान है, ठीक है, जो उद्यम है, तो उनको निजी क्षेत्रों को भी प्रदान किया जा रहा है और निजी क्षेत्र में एक प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे कि सही रूप में बिजली की उपलब्धता सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। रेलवे जोनों की बात कर लेते हैं विकास के संदर्भों में। तो रेलवे जोन हमारे यहाँ 2 पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर मध्य रेलवे, जिसको जो इसका मुख्यालय है वो है आपका इलाहाबाद में है, और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपका गोरखपुर में है। तो इससे भी राज्य की आर्थिक गतिविधियों, आर्थिक विकास को बढ़ाने का कार्य वर्तमान में किया जा रहा है, ठीक है। अगली चीज़ें क्या हैं? अगली चीज़ें हैं कि जैसे नियोजित विकास, हमारे यहाँ नियोजित विकास की बात की जाती है उत्तर प्रदेश में, और 9 इसके प्रभाग जो उपखंड होते हैं, 9 उप प्रभाग कार्यरत हैं। और हमारे यहाँ एक नई नियोजित विकास की नवीन प्रणाली को जो है 1982-83 में अपनाया गया था, ठीक है। और इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं कि जैसे जो नवीन प्रणालियां हैं, नियोजित विकास है, इसको अनुच्छेद 243 या और घा के अधीन जनपद स्तर पर एक जिला योजना समिति का भी निर्माण गठन किया गया है। तो ये बहुत अच्छे कार्य हमारे राज्य के परिप्रेक्ष्य में विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई हैं। अब देखिए चिकित्सा के क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में 16 डेंटल कॉलेज हैं जिनकी स्थापना की जा रही है और की गई है। 8 और आयुर्वेदिक कॉलेज हैं और 2 यूनानी कॉलेज हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और जो निजी क्षेत्र की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनका भी स्थापना की जा रही है, ठीक है। आर्थिक गतिविधियों में सारी की सारी चीज़ें की जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो हर तरीके से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके। सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है। मध्याह्न भोजन योजना हो गई, मनरेगा हो गया, ये सारी योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश में हर तरीके से विकास गतिविधियों को जोड़कर क्रियान्वित किया जा रहा है। देखिए शिक्षा पर जैसे एक एमिटी विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था, और जिसमें कहा गया था कि 25% सीटें जो हैं वो रिजर्व की जाएं, ठीक है। 25% सीटें से अधिक किया जाए, और विश्वविद्यालयों में, अन्य विश्वविद्यालयों में भी इन्हीं प्रक्रियाओं को किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी एक चीज़ की जा रही है, आर्थिक उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का अगर हम मूल्यांकन करते हैं, देखते हैं चीज़ों को कि कौन कौन सी चीज़ें स्थापित की गई, कौन कौन सी चीज़ें नहीं स्थापित की गई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में
हम लोग इस प्रश्न में देख रहे हैं। अगली चीज़ क्या है कि जैसे 4 आर्थिक क्षेत्रों को भी विभाजित किया गया है कि जैसे उत्तर प्रदेश को 4 मतलब जो क्षेत्र हैं 4 क्षेत्रों में बांटकर औद्योगिक विकास किया जा रहा है। ठीक है, जो हर तरीके से डेवलप किया जा रहा है राज्य को, कि जैसे ये 4 राज्यों में कौन कौन से हैं, जैसे बुंदेलखंड हो गया, पूर्वी क्षेत्र हो गया, मध्यवर्ती क्षेत्र हो गया और पश्चिमी क्षेत्र हो गया। तो इन चीज़ों में बांटकर, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर विकास की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को 200 शब्द सीमा में इस प्रश्न को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। इसकी पीडीएफ दोस्तों पेड व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है बीओ मेंस का और यूपीपीसीएस मेंस 2019-2020 अलग अलग चल रहे हैं। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है, करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों, और प्रश्न संख्या जो है वो आपकी 136 है। 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। प्रत्येक पार्ट में हम लोग 2 प्रश्नों को देखते हैं और इसमें दूसरा पार्ट है। और इस प्रश्न को लिखने से पहले जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इन तीनों पार्ट में अगर आप एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी के गीत, बोल, ये सारी चीज़ों को ऐड कर देते हैं और अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, प्रश्न जो उत्तर लिखते हैं उसमें आपकी लयबद्धता होनी चाहिए। जो चीज़ें हैं वो सही रूप में आप लोगों को लिखना है। हैंडराइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ों, सावधानियों को ध्यान में रखना होता है कि जैसे जो शब्दों का चयन है वो आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देखिए शब्दों का चयन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छे शब्दों का चयन करें और जो अच्छे शब्द हैं उनको आपकी मतलब उनको अंडरलाइन भी कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। शब्द सीमा का भी खास ख्याल रखिए कि 125 शब्द सीमा में आपसे कहा गया है तो उसी में लिखने का प्रयास करिए, क्योंकि वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आपके पास में कॉपी आएगी और कॉपी में जितना स्पेस दिया होता है, क्योंकि उसी शब्द सीमा के अनुसार ही थोड़ा सा आगे पीछे स्पेस दिया होता है, तो कम से कम आप ज़्यादा अगर लिखने का प्रयास करेंगे तो आप पूरी बातों का समावेश नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगर आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं। जलवायु वित्तीयन से क्या तात्पर्य है, इसमें शामिल प्रमुख बिंदुओं को का वर्णन कीजिए। तो देखिए जलवायु वित्तीयन क्या है, क्लाइमेट फंडिंग या क्लाइमेट फंड क्या है। ठीक है, तो देखिए इसका अर्थ क्या होता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जो जितने भी हमारे स्रोत हैं, वो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो या वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त आए या स्थानीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ध्यान रखिएगा हर एक पक्षों में जलवायु से निपटने के लिए जो वित्तीय व्यवस्था की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जलवायु वित्तीयन कहते हैं। ठीक है, कि मतलब क्लाइमेट के लिए, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे निपटने के लिए आप फंड की व्यवस्था करते हैं। किन स्तरों पर करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रों के स्तर पर करते हैं, निजी क्षेत्रों के स्तर पर करते हैं, वैकल्पिक स्रोतों से करते हैं, स्थानीय स्तर पर करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं। हर तरीके से आप जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटने के लिए जो धन की व्यवस्था करते हैं उसको क्या कहते हैं, जलवायु वित्तीयन कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है इसमें कि जैसे अत्यधिक निवेश की समस्या का समाधान हेतु इस व्यवस्था को लाया गया है। कि देखिए हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सरकारी प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास अनेक संस्थाओं के द्वारा किए जाते रहे हैं समय समय पर। ठीक है, और इसके साथ में क्या है कि जैसे कोई अगर परिवर्तन होता है, कोई क्लाइमेट चेंज आता है तो उससे अपने आप को अनुकूलित करने के लिए वित्त की व्यवस्था करना, प्रतिकूल जो प्रभाव हैं उनसे लड़ने के लिए। ठीक है, इसी के परिप्रेक्ष्य में जो वैश्विक पर्यावरण सुविधा है, ठीक है, इसको स्टार्ट किया गया था 1994 में। ठीक है, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसको कहा जाता है, और इसके माध्यम से भी जो विकासशील देश हैं उनको पैसा पहुंचाने का कार्य किया जाता है। जो विकसित देश हैं उनके माध्यम से, जो संस्था है उनके माध्यम से। ठीक है, तो वित्तीय सहायता दी जाती है क्लाइमेट चेंज से, जो जलवायु परिवर्तन होता है उसके लिए लड़ने के लिए, समस्या समाधान के लिए। ठीक है, जो हमारे यहाँ वित्तीय संसाधनों का एकत्रण करना, कि जैसे जो भी राष्ट्र में या विश्व में या राज्य में
हर प्रकार से जो वित्तीय संसाधन है आपके पास में उनको एकत्रण करना, एकत्रण करके जलवायु परिवर्तन के अगेंस्ट में लगाना, जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को दूर करने में लगाना। ठीक है, अब जैसे देखिए COP 21 हुआ था पेरिस में। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक प्रावधान किया गया था जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, एक स्वैच्छिक योगदान की अवधारणा को लाया गया था कि स्वैच्छिक योगदान मतलब अपने आप से आप जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके लिए फंडिंग की व्यवस्था करें आप लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। इसके अलावा भी कई चीज़ें हैं कि जैसे 2009 में कोपेनहेगन COP 15 में यह लक्ष्य रखा गया था कि $100 बिलियन तक वित्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था 2020 तक। तो ये COP 15 में यह चीज़ें रखी गई थी। COP 15 कब हुआ था? 2009 में हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हर तरीके से जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वर्तमान में उससे लड़ने के लिए सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं वो हर तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय सरकारें जितनी भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, वैश्विक लेवल पर किसी भी कंट्रीज़ की जो सरकारें हैं वो भी इस जो जलवायु वित्तीयन है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, सहयोग कर रही हैं और जिससे जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्याएं हैं उसे निपटने का कार्य कर रही हैं। अब देखिए वित्त से संबंधित कुछ मुद्दों को देख लेते हैं कि वित्तीय से संबंधित कुछ मुद्दे क्या हैं। कि जैसे देखिए वित्त पोषण की मात्रा की समस्या आ रही है, पर्याप्त मात्रा में। जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए यूएसए देता है पैसा, अब यूएसए ने वर्तमान में फंडिंग ही बंद कर दी है। जर्मनी ने क्या है, जर्मनी पैसा देता भी है तो वो थोड़ा देता है। ब्रिटेन जो मात्रा, अमाउंट जो है पैसे की कि दे तो रहे हैं लेकिन एक नाम मात्र का दे रहे हैं। चाइना जबकि सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है, CO2 का उत्सर्जन करता है, परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए सबसे ज़्यादा अधिक उत्तरदायी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हेल्प करने की बारी आती है तो बहुत कम मात्रा में हेल्प करता है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा हमें दिखाई पड़ता है और पर्याप्त जो समस्या है, समस्या समाधान के लिए पर्याप्त जो वित्तीयन है वो नहीं हो पाता। ठीक है, इसके अलावा भी क्या है कि जैसे अमेरिका ने भी वित्तीय पर रोक लगाई दी गई है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है कि अगर विकसित देश अगर इस तरीके से अपने आप को इन सब प्रक्रियाओं से दूर करेंगे, जलवायु परिवर्तन की जो बचाने की एक मुहिम है तो उससे अगर दूर करेंगे तो ऐसी स्थिति में चीज़ें ठीक नहीं होंगी और बिगड़ती चली जाएंगी। एक एडॉप्टेशन वॉच रिपोर्ट आई है तो इसमें ये कहा गया है कि स्पष्टता का अभाव कहा गया है कि जैसे जो वित्तीयन दिया जाता है या जो फंडिंग की जाती है एनवायरमेंट से, जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज है उससे लड़ने के लिए, तो उसमें पारदर्शिता नहीं है। ठीक है, स्पष्टता का अभाव है कि कब, कहाँ, किसको, कौन कितना पैसा देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं। और आरंभ करने के लिए निर्णय बहुत ज़्यादा कमज़ोर हमें दिखाई पड़ते हैं कि जैसे जो वित्तीयन है, आदमी सोचता बहुत कुछ है लेकिन करता नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि शुरू करने, आप सोचते हैं चलिए ठीक है हम पक्षकार एक बन चुके हैं ग्लोबल जो इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उसके, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप सोचते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन जब करने की बारी आती है तो निर्णय आरंभ करने में आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ सारी की सारी चीज़ें पैसे से जुड़ी होती हैं। क्योंकि देखिए जो हमारा पर्यावरण है अगर उसको बचाना है तो उसके लिए फंडिंग सभी देशों को समान रूप से करनी पड़ेगी। ठीक है, समान रूप का मतलब यह है कि जैसे जो जितना उत्सर्जन कर रहा है उसी के अनुपात में आपको फंडिंग करनी है। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो एक वैश्विक क्लाइमेट चेंज की समस्या है, जलवायु परिवर्तन की समस्या है, उससे निपटा जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। ठीक है, तो आंसर राइटिंग दोस्तों आप लोग करते रहिए। और दोस्तों कुछ एक छोटी सी जानकारी है आप लोगों के लिए देना चाहता हूँ कि आज की डेट में मैंने न्यूज़ में देखा था कि योगी जी ने, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री हैं जो योगी जी, तो योगी जी ने यह आदेश दिया है कि 30 जून तक कोई भी सामूहिक समारोह नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ ऐसी न्यूज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी हैं और ठीक भी है, होना भी चाहिए क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का सवाल है तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, छोटी सी न्यूज़ थी, बताना चाह रहा था। इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिलेगी। नंबर है 9140085178। तो इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। BO का मेंस और UPPCS मेंस सभी अलग अलग चल रहे हैं, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।